नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एबीपी सी वोटर के सर्वे में जब बिहार की जनता से सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद कौन है, तो 69% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। वहीं सर्वे में शामिल 23% लोगों ने कहा कि पीएम पद के लिए उनकी पसंद राहुल गांधी हैं। पीएम को लेकर पसंद के सवाल पर 7% लोगों को दोनों ही पसंद नहीं आए। वहीं 3% ने इसके जवाब में पता नहीं के विकल्प को चुना। ईडी को लेकर भाजपा और सरकार को विपक्षी दल यूं ही नहीं घेरते। बीते रविवार को पिहानी में आयोजित एक होली मिलन समारोह में गोपामो विधायक श्यामा प्रकाश के भाषण का कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मजाकिया लहजे में वो ईडी के भय और सम्मान का जिक्र करते हुए एक किस्सा सुना रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक ईडी का इंस्पेक्टर होना चाहिए जिसकी कमान विधायक के हाथ में हो। फिर देखते हैं कि कौन नई भाजपा में आता है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ईडी का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी का भय बहुत है और सम्मान बहुत है, हम सबको भी ईडी से डरना पड़ेगा। इसी दौरान उन्होंने एक किस्सा सुनाया और कहा कि एक मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। भर्ती फॉर्म में परिवार वालों ने लिख दिया कि मरीज के पिता ईडी में हैं। मरीज की खूब सेवा हुई, बहुत ध्यान रखा गया और मरीज स्वस्थ हो गया। अस्पताल से छुट्टी के समय स्टाफ ने पूछा कि ईडी में पिता की तैनाती कहाँ है, तो उसने बताया कि पिता एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर बार बार याचिका दायर करने पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि एक बार जब उसने इस मुद्दे को निपटा लिया है और राय दे दी है कि ये कार्यकारी क्षेत्र में आता है तो कोई रिपीट मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है जिसके सीक्वल होंगे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ही पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। आप नेता राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजकुमार आनंद ने मंत्री पद पार्टी से इस्तीफा दिया और पार्टी के इस्तीफा देने से उनकी विधायकी भी खत्म हो गई। ये एक तरीके से आत्महत्या है। आप सोचिए आज देश में कैसा माहौल है। लोगों को इतना डराया जा रहा है कि वो आग में कूदने को तैयार हो रहे हैं। भाजपा ने आज देश की हालत कर दी है कि एक चुने हुए मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरना नहीं है। उन्हें संजय सिंह बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करके झटका दिया था, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उनके मामले की तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख बताई गई है, जिसके चलते उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस केस के लिए सुनवाई की तारीख सोमवार या उससे बाद की होगी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि केजरीवाल ने जेल से संदेश दिया है कि दिल्ली की जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संदीप पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। उन्होंने मैसेज दिया है कि जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जनता की सेवा करते रहना और उनकी चिंता नहीं करनी है। केजरीवाल ने कहा कि संविधान सबसे ज़रूरी है। संविधान दिवस को संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाना है। केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कई सवाल पूछे हैं। उनके वीडियो को कांग्रेस ने ट्वीट किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर घोटाला हुआ तो ईडी ने इतनी लंबी जांच के बाद कोर्ट के सामने मनी लॉन्ड्रिंग के एक भी सबूत क्यों नहीं रखे। अगर अपराध शराब निर्माताओं की फैक्ट्री से शुरू हुआ तो क्या एक भी शराब निर्माता को ईडी ने गिरफ्तार किया? क्या ईडी ने एक भी फील्ड के आबकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया? अगर ये सभी दोषी थे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने हुए महीनों हो चुके हैं, उसके बाद भी अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ गठबंधन कर लिया है। 10 से 20% राजनीतिक पहलू वाले केस के 99% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ होते हैं। वहीं पार्टी बदल देने के बाद अचानक सारे बंद हो जाते हैं। कई बार गिरफ्तारी के बाद लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। ये हम सभी ने बीते कुछ दिनों से देखा है। जनता सब कुछ जानती है और समझती है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वो अब हफ्ते में केवल 2 बार ही अपने वकीलों से मुलाकात कर पाएंगे। उन्होंने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि यह चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है।
इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब भारत की जेलें कांग्रेस नेताओं से भर गई थीं, तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला आ रहा था। राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ फोटोग्राफर के लिए मिलते हैं और उनके पास कोई प्लान नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कम से कम इंडिया गठबंधन को यही बताना चाहिए कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग जब पटना में हुई थी तो मैं गया था पवार साहब के साथ। मैं इतना ही कहूँगा, मिलते हैं, फोटो होता है, प्लान कहाँ है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। चंडीगढ़ से 2 बार से सांसद रही किरण खेर का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आसनसोल से एसएस अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पहले इस सीट से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह ने कहा है कि वो बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्हें बीजेपी ने आसनसोल से वही टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी दी है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बता दें, एनडीए गठबंधन में काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को गई है। वो इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सेना से अग्निवीर योजना खत्म करने का वादा किया है। इसके अलावा सपा के घोषणा पत्र में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने और केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया गया है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया है। मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाने का वादा किया गया है। खाली सरकारी पद भरने का वादा किया गया है। मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने का वादा किया गया है। मुफ्त डेटा का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन का वादा किया गया है। लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू होगी, ऐसा वादा किया गया है। भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को झटका लगा है। माफी के लिए लगातार गिड़गिड़ाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और इसने उनकी माफी को खारिज कर दिया। दोनों ने बिना शर्त माफी का हलफनामा दायर किया था। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनकी हरकतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर और बार बार उल्लंघन करने वाली थी। पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बेंच से कहा कि लोग जीवन में गलतियां करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए जवाब दिया कि ऐसे मामलों में व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ता है। बेंच ने कहा, हम अंधे नहीं हैं, हम इस मामले में उदार नहीं बनना चाहते। जब रामदेव और आचार्य की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि माफी बिना शर्त थी, तो जस्टिस कोहली ने कहा कि अदालत में गलती पकड़े जाने के बाद वो केवल कागज पर हैं। वो इतनी मुश्किल में हैं कि हालात से बचने के लिए ऐसा करने को मजबूर हैं। हम इसे स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं। हम इसे जानबूझकर की गई अवमानना मानते हैं। अदालत पहुंचने से पहले हलफनामा मीडिया में पहुंचने पर भी अदालत ने पतंजलि पर नाराजगी जताई। बुधवार को कार्रवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण ने पहले मीडिया को माफी भेजी। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा। कल शाम 7:30 बजे तक ये हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। वो साफ तौर पर प्रचार में विश्वास करते हैं। पतंजलि संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो रजिस्ट्री की ओर से नहीं बोल सकते और माफ़ी मांगी जा चुकी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही उन्होंने हलफनामे पढ़े, जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, आप हलफनामे से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसे किसने तैयार किया? मैं स्तब्ध हूँ। पतंजलि मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने राज्य को फटकार लगाते हुए गुस्से में कहा कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जज ने कहा कि आपके अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। जस्टिस कोहली ने कहा कि भारतीय जनमानस वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में उतना ही जागरूक है जितना कि एलोपैथी के माध्यम से इलाज के बारे में। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं से जोड़े रखना था, जैसे कि वो दुनिया में आयुर्वेदिक दवाएं लाने वाले पहले व्यक्ति हों। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब मजाक बन गया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे आदेश से अधिकारी निलंबित हो जाएंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मछली खा रहे हैं। उनके साथ हेलीकॉप्टर में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद हैं। उन्होंने साथ में लिखा, चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच
हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक 8/4/2024। इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद से बीजेपी ने ये दावा किया कि तेजस्वी यादव नवरात्रों में मछली खा रहे हैं। विवाद के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के IQ का टेस्ट लेने के लिए ही हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों का क्या मालूम। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में TMC नेताओं के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है। इस जांच अदालत की निगरानी में की जाएगी। हालांकि CBI पहले से ही ED के अधिकारियों पर इसी इलाके में हमले की जांच कर रही है। इस बार PM मोदी दक्षिण भारत में काफ़ी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। कल रोड शो करने के बाद आज भी PM मोदी तमिलनाडु में हैं। आज उन्होंने वेल्लोर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि तमिलनाडु में BJP और NDA को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि NDA ने इस दशक में विकसित भारत की नींव तैयार की है। DMK पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी एक पारिवारिक कंपनी है जो अपनी पुरानी मानसिकता से राज्य के युवाओं के विकास में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर DMK का पहला कॉपीराइट है। पूरा परिवार तमिलनाडु को लूट रहा है। उन्होंने कहा कि DMK लोगों को भाषा, क्षेत्र, आस्था के आधार पर बांटती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार संविधान को बदलने की योजना बना रही है। एक प्रमुख दलित नेता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख अठावले ने कहा कि अगर संविधान को बदलने का कोई प्रयास किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। भाजपा ने दुनिया के कई देशों के करीब 25 विदेशी दलों को भारत का चुनाव देखने और BJP के चुनावी अभियान को करीब से देखने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें 13 विदेशी दलों ने अपने प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे की पुष्टि की है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भाजपा द्वारा विदेशी दलों को दिए गए इस आमंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के कई देशों के कई दलों के नेता लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के निमंत्रण पर चुनाव को देखने और सत्तारूढ़ पार्टी के अभियान रणनीतियों को समझने के लिए भारत को दौरा करने के लिए तैयार हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने कहा कि सीरिया की राजधानी में ईरान की वाणिज्य दूतावास पर आत्मघाती हमला करने के लिए इजरायल को सजा मिलनी चाहिए और उसे सजा दी जाएगी। अली खामेनी ने ईद के मौके पर ईरान की राजधानी तेहरान में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा के मामले में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, मैं उनके रवैये से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 7 सप्ताह के लिए गजा में भोजन और दवाइयों की पूरी आपूर्ति होनी चाहिए। बता दें, संघर्ष विराम पर कई सप्ताहों से चल रही वार्ता असफल हो रही है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा की सरकार ने पिछले दिनों आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत उसके चुनाव में दखल दे रहा है। हालांकि बाद में वो उन आरोपों से पीछे हट गया। अब कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा यानी CSIS की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें चीन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने कनाडा के पिछले 2 चुनाव में हस्तक्षेप किया है। CSIS की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और 2021 के आम चुनाव में चीन ने दखल दिया है और उसमें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी को जीत मिली थी। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था और विदेशी दखल की बात कर रहा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।